afternoon. Myself Sachin Chaurasia from Biotech third year. I am standing here to represent a topic that is known as cloning used in the field of biotechnology. तो आज की पीपीटी में हम देखेंगे कि क्लोनिंग क्या होता है और कितने तरह की क्लोनिंग होती है जो कि हम बायोटेक फील्ड में यूज करते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? व्हाट इज क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल कॉपी और द वर्चुअल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी की बात करें तो उसमें हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सारा का सारा आ जाएगा, और अगर वहीं हम वर्चुअल कॉपी की बात करें तो जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है एकदम पहला सीक्वेंस होगा वो दूसरे सीक्वेंस से 100% सिमिलर होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोनिंग। अगर इस तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी भी जेनेटिक का डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द जेनेटिक क्लोनिंग। अब हम देखेंगे क्लोनिंग कितने तरीके का होता है बेसिकली। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्लोनिंग पहला होता है जेनेटिक क्लोनिंग, दूसरा होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग और तीसरा होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। हम एक एक करके तीनों क्लोनिंग्स के बारे में देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो पहला तो होता है जेनेटिक क्लोनिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर एक डीएनए का हम दूसरा कॉपी क्रिएट करते हैं, बेसिकली हम क्लोनिंग करते हैं डीएनए के लिए। एमआरएनए की क्लोनिंग उतनी इजी नहीं होती है, लेकिन अगर हमें एमआरएनए की क्लोनिंग करनी है, उसका एक क्लोन क्रिएट करना है, तो हमको सबसे पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का यूज करके उसका cDNA क्रिएट करना पड़ेगा। और जब एक बार cDNA क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी क्लोनिंग हम इजीली कर सकते हैं। और क्लोनिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, हमें वेक्टर की जरूरत होती है और होस्ट की जरूरत होती है, एंजाइम की जरूरत होती है। वेक्टर हमारा क्या करता है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है जिसका क्लोनिंग करना है उसको उठा के लेके जाके होस्ट बॉडी में ट्रांसफर करता है। और होस्ट बॉडी क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती हैं। और वहीं पे बचा हमारा एंजाइम का क्या काम होता है, एक्चुअली जो हमारा वेक्टर होता है और डिजायर्ड जीन होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये क्या करता है, वेक्टर के रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करता है और डिजायर्ड जीन को ले जाके वहाँ पे लाइगेट करता है, दोनों को बांध देगा। जब लाइगेशन हो जाता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है होस्ट सेल में। तो यहाँ तीनों कंपोनेंट जो होता है मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं जेनेटिक क्लोनिंग में। आप देख सकते हैं दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नोन एज वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेक्टर का यूज किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए। अगला स्लाइड हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग की मतलब बेसिक स्टेप्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डीएनए फ्रैगमेंट विद द जीन दैट इज टू बी क्लोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेक्टर। अब जैसे कि हमें क्लोनिंग करना है तो पूरे जीन का क्लोन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो फॉर दैट वी नीड टू कट द जीन्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके क्लोन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम छोटा सा फ्रैगमेंट कट करेंगे डीएनए का जो हमें क्लोन करना है। दूसरा क्या था, द वेक्टर सर्व एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द जीन टू द होस्ट सेल। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो वेक्टर होता है वो क्या करता है, होस्ट सेल में हमारा जीन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारा थर्ड क्या है, विद इन द होस्ट सेल द वेक्टर एक्सपैंड क्रिएटिंग मेनी आइडेंटिकल कॉपीज। अभी हमने जो वेक्टर यूज किया है, फॉर एग्जांपल हमने प्लाज्मिड यूज किया है, तो ये क्या करता है, होस्ट के सेल में जाके मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर को एम्पलीफाई करता है। और इसी के साथ में हमारा जो जीन होता है, हमने जो वेक्टर में इंसर्ट करा है वो भी बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज हमें एक टाइम के बाद मिलने लग जाती है। तो if your host cell divide replicates of the DNA molecule, recombinant are transferred to the offspring and vector. After a lot of cell division, a clone of identical host cell can be created. यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बहुत सारे सेल डिविजन हो जाते हैं, बहुत सारे रेप्लिकेशन हो जाते हैं, तो हमारा जो डिजायर्ड जीन होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज हमें मिल जाती है। और उसे आइसोलेट करने के लिए भी एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि हमारा जो हमने होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए क्रिएट हो गया, नहीं, उसको आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। अभी अगला स्लाइड हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन क्लोनिंग। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम में बहुत ही ज्यादा क्लियर है। हमने क्या किया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया है और उसके बाद ये एक ह्यूमन सेल है, कोई भी सेल है जो जीन हमें क्लोन करना है, वहां से हमने जीनोम को निकाला है और जीनोम को कट करके छोटा सा जीन लिया जिसको पार्टिकुलरली हमें क्लोन करना है, जिसकी कॉपी हमें चाहिए। और यहाँ से हमने वेक्टर निकाला है, वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है और दोनों को लाइगेट कर दिया है।
लाइगेट करने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया और उस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे किसी भी होस्ट सेल में उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे और जैसे देख रहे हैं आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा होस्ट सेल उसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास मिलती जा रही है। तो ये था बेसिक सा जेनेटिक क्लोनिंग के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब देखिए ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, इसी प्रोसेस का यूज करके हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि इंसुलिन क्या होता है। बेसिकली जो डायबिटीज होता है उसको कंट्रोल करने में इंसुलिन काम आता है। तो इंसुलिन तो हमारे बॉडी में मैनुअली बनता है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनकी वजह से इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और उससे हमें डायबिटीज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो अब इंसुलिन बाहर से क्रिएट करना बनाना इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क। पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो पिग होता था पिग से हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे उसके लंग से या फिर उसके लीवर से आइसोलेट करते थे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्लोनिंग मेथड का यूज करके इंसुलिन जीन का प्रोडक्शन करने लगा। ये वाला जो डायग्राम है ये देखिए इंडस्ट्रियल पे है। इंडस्ट्रियल बेसिस पे कैसे काम किया जाता है, इंसुलिन जीन का प्रोड्यूस किया जाता है। इन्होंने क्या करा, ह्यूमन सेल लिया है और ह्यूमन सेल में से उन्होंने जो इंसुलिन क्रिएट करता है, जो जीन ट्रांसलेट होके इंसुलिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उस जीन को आइसोलेट कर लिया और उसके बाद इन्होंने क्या करा है, बैक्टीरिया में डाल दिया। बैक्टीरिया को फिर उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई कराने के बाद उन्होंने आइसोलेट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, इंसुलिन जीन हमारा क्रिएट किया जाता है। अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। तो थेरापेटिक क्लोनिंग क्या होता है, ये हमारे लिए काफी नया चीज है थेरापेटिक क्लोनिंग, लेकिन इन फ्यूचर आने के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है थेरापेटिक क्लोनिंग। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जैसा कि धीरेन्द्र सर ने पहले ही हमरे से पूछा था कि व्हाट इज एचसीएम, जो कि डॉली स्पीच में यूज किया गया था उसको बनाने में। दिस इज नॉन ए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, मतलब कि एक सोमैटिक सेल ने लिया और उसका न्यूक्लियस उठा के हम दूसरे सेल में ट्रांसफर करेंगे। जो दूसरा सेल होता है वो बेसिकली हमारा एग होता है, जो कि फर्दर जाके क्या होता है, स्टेम सेल में जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है the process begins by removing the nucleus containing the DNA from an egg cell and inserting nucleus from the adult cell। हम क्या करते हैं, कोई भी हम नॉर्मल सेल लेते हैं और नॉर्मल सेल बोलते हैं सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल, और उसका न्यूक्लियर हम निकाल देते हैं। उसका न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को तो बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद एक एग सेल लेते हैं, उस साइड से लेते हैं और उसके बाद उसका भी न्यूक्लियस हम निकाल लेते हैं। अभी जो न्यूक्लियस हमने निकाला हुआ है सोमैटिक सेल से, वो न्यूक्लियस हम उठा के ट्रांसफर कर देते हैं एग सेल में। और ये फर्दर क्या होता है, हम इसको हीट शॉक मेथड से एम्पलीफाई कराते हैं, डिवीजन कराते हैं और जैसे जैसे डिवीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, इम्ब्रियो बनने लगता है और उस इम्ब्रियो से फर्दर हमें क्या मिल जाता है, स्टेम सेल्स मिल जाता है। तो उस स्टेम सेल का यूज करके हम पूरा का पूरा ऑर्गन बना सकते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो जल्दी जल्दी ऑर्गन मिल नहीं पाता है या फिर मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इस मेथड का यूज करके हम ऑर्गन को बना सकते हैं और उसे बनाने के बाद ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और इससे क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात करी जाए तो सपोज अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ए का ऑर्गन निकाल के बी में डाला जा रहा है तो बी का जो इम्यून सिस्टम होता है ए के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, उसके सेल्स को किल करने लग जाता है और उसका जो नया ऑर्गन हमने बी में डाला हुआ है वो पूरा का पूरा ऑर्गन खराब हो जाता है। तो ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इससे क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन का कोई चांसेस नहीं होता है क्योंकि जो उसका नया ऑर्गन बना है वो उसी के ही जेनेटिक मटेरियल से बना है, तो इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन का कोई इशू नहीं आता है। अगली स्लाइड में यहाँ पे डायग्राम दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक सोमैटिक सेल लिया गया है और एक इन्यूक्लिएटेड डोनर से लिया गया जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और फिर दोनों को मिला के हमने कल्टीवेशन कराया और कल्टीवेशन कराने के बाद हर एक स्टेम सेल से हम एक नया ऑर्गन बना सकते हैं। पहला यहाँ पे हिपेटोसाइट्स और उसके बाद न्यूरॉन्स है, कार्डियक मसल्स है और हेमेटोपोइटिक सेल, पैंक्रियाटिक सेल, इतने सारे ऑर्गन्स हैं और भी ऑर्गन्स हैं जो हम इसका यूज करके बना सकते हैं। आज के टाइम पे देखते हैं ब्लड कैंसर बहुत ही डेंजरस बीमारी होता है, इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके प्रोसेस से हम हेमेटोपोइटिक सेल्स क्रिएट करेंगे और बोन मैरो में इंसर्ट कर देंगे तो ब्लड कैंसर क्या होता है, इजिली ट्रीट किया जा सकता है। अगला स्लाइड है हमारा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ये था थेरेपेटिक क्लोनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्गन बना रहे हैं, बट रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ह्यूमन, पूरा का पूरा एनिमल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी पहले अमरीन ने बताया कि डॉली सिप को क्लोन किया गया था, पूरा का पूरा सिप एक क्लोन कर दिया गया था, तो वो इसी मेथड से किया गया था, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग से ही किया गया था। इसको हम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी कहते हैं। हालांकि ये अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये क्लोनिंग करने के टाइम बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जो हमारा नया ऑफस्प्रिंग बनता है, नया एनिमल जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर बहुत सारी डिफेक्ट्स हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, तो ये उतना भी सक्सेसफुल नहीं है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है।
organism clone also the procedure of creating a new multicellular organism genetically identical to another। मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के, वो जो जेनेटिकली पूरा 100% सिमिलर होगा पहले वाले ऑर्गेनिज्म के। तो ये मैंने बताया इसके बारे में। अगर हम आगे देखते हैं डॉली से पीछे कैसे क्लोन किया गया था, इसका पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्या था, तो इसमें इन्होंने 2 सिप को लिया था। एक में से उन्होंने क्या किया था, उसका सोमैटिक सेल लिया था, यूजुअली उसके मेमोरी ग्लैंड से सोमैटिक सेल लिया था, और पहले वाले में उन्होंने क्या किया था, उसका एग सेल लिया था। एग सेल में से उन्होंने देखा न्यूक्लियर को निकाले, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एग सेल का वो निकाल लिया यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल हमारे पास मिल गया है, और यहाँ से जो इन्होंने निकाला मेमोरी ग्लैंड्स का उसका सेल, उसमें से भी इन्होंने न्यूक्लियस को निकाल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस को निकाल लिया है। न्यूक्लियस को निकाल के कलर टेस्ट में रख लिया, फर्दर न्यूक्लियस को ले जाके इस इन्यूक्लिएटेड सेल में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ट्रांसप्लांट इतना इजीली हो नहीं जाता, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक शॉक मेथड का यूज करना पड़ता है। उस मेथड से उन्होंने इसको फ्यूज करा दिया, और फ्यूज कराने के बाद वापस से इस वाले जो ये वाली जो सीप है इसके एम्ब्रियो में उसको यूट्रस में उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, और जैसे ट्रांसप्लांट करेंगे कुछ समय के बाद अडॉप्ट हो जाएगा। अडॉप्ट होने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है, और फिर वहाँ पे नया सीप जो है बॉर्न हो जाएगा वहाँ से। ये सीप जो निकला तो यहाँ से ये इसकी मतलब देखा जाए सरेगेट मदर की होनी चाहिए, बट इसका कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होगा, कोई भी, नॉट इवन 0.1% होगा। जो भी कैरेक्टर होगा 100% इसका होगा, क्योंकि ये इसी के जेनेटिक मटेरियल से डिराइव किया गया है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थेराप्यूटिक एंड रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर। आप लोगों ने सोचा होगा कि पहले वाले में भी हम यही काम कर रहे हैं, उसका न्यूक्लियर निकाल के इसमें डाल दे रहे हैं, दूसरे वाले में भी यही कर रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ तक हमारा प्रोसेस सेम है कि मतलब हम न्यूक्लियस निकाल के उसके एग सेल में डाल दे रहे हैं, यहाँ तक प्रोसेस कॉमन है। बट अगर वहीं पे हम इसका सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं इस सेल को, इसमें न्यूक्लियर सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर इसको मदर सेल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये तो हमारा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हो जाएगा। अगर उसी में हम टिश्यू कल्चरिंग कराने लगे, मतलब नया नया ऑर्गन क्रिएट करने लगे या फिर टिश्यूज क्रिएट करने लगे, तो वो हो जाएगा हमारा थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था इसके बारे में। आगे की ओर चलते हैं। तो रिस्क इन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, जो हमारा डॉली सीप था वो बहुत जल्दी अपने टाइम के पहले ही मर गया था। तो बहुत लोगों का मानना ये है कि उसमें क्या था कि उसका मतलब जो टेलोमर उसमें नहीं पाया जाता था। बेसिकली क्या होता है कि देखिए कोई भी अगर जो सेल होता है उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो इमोर्टल होता है। तो जो डॉली का सोमैटिक न्यूक्लियर लिया गया था वो ऑलरेडी पहले से ही हाफ लाइफ हो चुका था। उसका हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद उसको हमने मतलब ट्रीट किया था, नया डॉली बनाया था उसका यूज करके, तो उसकी वजह से उसका हाफ लाइफ पहले ही निकल गया था, और हाफ लाइफ बचा था जो कि हाफ लाइफ डॉली ने जिया था अपना, और उसके वजह से उतने टाइम के बाद उसको कैंसर हो गया था, लंग कैंसर हुआ था और वो मर गई थी। तो यहाँ पे लिखा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इज हार्डली अनसेफ। एटलीस्ट 95% ऑफ द मेमेलियन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैव रिजल्टेड इन फेल्योर। मतलब 95% एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, फेल हो जाते हैं। सक्सेस रेट इसमें सिर्फ 5% का है। 5% क्या, उससे भी कम है इसका सक्सेस रेट। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, मिसकैरेज हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाती है, एंड लाइफ थ्रेटनिंग एनोमलीज, मतलब कुछ उसको ऐसी डिजीज हो जाएंगी कि उसके लाइफ स्पेन के पहले ही उसे मतलब उसका डेथ हो जाता है। तो बस यही था। दिस इज ऑल अबाउट माय एक्टिविटी। थैंक यू।